की शुरुआत में हमें हेवनली पैलेस के बारे में बताया जाता है, जो कि हेवनली ड्रैगन एम्पायर के नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है और ये पूरी जगह स्नो से हमेशा कवर रहती है। हेवनली पैलेस के अंदर करीब 1000 डिसाइपल्स हैं और उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं और हर एक लड़की बिल्कुल फूल की तरह कोमल है। और इसी के कोने में हमारा है मेन कैरेक्टर, जिसकी भी यही समस्या है, कल्टीवेशन की दुनिया में कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टियान, हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है टियान यून, इसीलिए टियान अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन की आग को जगा सके, लेकिन वो हर बार नाकाम रहता है। तभी वहाँ पे लियान नाम की एक डिसाइपल आती है, जो टियान से कहती है कि उसे ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन टियान उसे बस इतना ही कहता है कि वो बस अपनी बॉडी को मूव करना चाहता था। लियान उसे बताती है पैलेस मास्टर ने उसे बुलाया है और टियान हमारा हेवनली पैलेस का यंग मास्टर है। टियान पैलेस की तरफ जाते हुए लियान को बताता है कि वो बिना ब्लड के कल्टीवेट नहीं कर सकता है और अगर उसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो वो तुरंत मारा जाएगा। लेकिन टियान इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला है और हमारे टियान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि लड़के तो छोड़ो, इसको लड़कियां बुली करती हैं, ये कहते हुए कि ये हेवनली पैलेस के लिए कचड़े की सिवा कुछ भी नहीं है, इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। टियान एक ऐसा लड़का है जो लड़कियों के पीछे छुपता है। टियान अपने मन में सोचता है कि ये सभी उससे नफरत करती हैं, वो भी टियान की क्रिटिकल कंडीशन की वजह से, क्योंकि अगर उसने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की तो वो तुरंत मारा जाएगा। लेकिन वहीं पे टियान पिछले मास्टर का एक बेटा भी है। दरअसल हेवनली पैलेस का एक नियम है कि उसके जो मास्टर है वो फीमेल होती हैं, इसीलिए वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती हैं और ना ही बच्चे कर सकती हैं। लेकिन टियान के मदर ने इस रूल को तोड़ दिया और टियान को जन्म देने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से भाग गई और अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। तभी वहाँ पे पैलेस की मास्टर आती है, जिसका नाम है सीजू यून और ये टियान की ऑफिशियल आंटी भी है। सीजू को टियान की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो फिर से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था और सीजू टियान की बहुत ज्यादा चिंता करती है। सीजू जो है वो टियान की मदर की असली बहन नहीं है, न ही ब्लड रिलेटेड है, लेकिन इसके बावजूद टियान की मदर उसके ऊपर पूरा भरोसा करती थी और सीजू भी टियान की पूरी कोशिश करती है कि वो मदद करे और वो अपनी आंखों के सामने टियान को बुली होने नहीं देती है। सीजू टियान के सर के ऊपर उंगली मारती है और उससे कहती है कि टियान के प्रैक्टिस करने से सीजू को कोई भी दिक्कत नहीं है, बस टियान अपने ऊपर ज्यादा जोर न दे। जिसके बाद सीजू टियान को एक ड्रैगन पिल देती है। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन पिल जो ब्लड होता है उसको रिफाइन करने में मदद करता है, जिससे टियान शायद अपनी कल्टीवेशन आर्ट को जगा सके। लेकिन वहाँ के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी इस बात से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन पिल बहुत महंगी आती है, कतई महंगी, और टियान जैसे कचड़े के ऊपर इसको वेस्ट करना काफी ज्यादा बुरी बात थी। लेकिन सीजू टियान से कहती है कि मेरे टियान के लिए कुछ भी। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि हेवनली स्पिरिट सेक्ट के लोग वहाँ पे आ गए थे उनसे मिलने के लिए। टियान हमें बताता है कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर 5 मेजर सेक्ट हैं, जो एक के बाद एक ताकतवर होते जाते हैं। 5वें नंबर पे डिवाइन किंगडम आता है, चौथे नंबर पे एम्पायर आता है, तीसरे नंबर पे हाउस आता है, दूसरे नंबर पे सेक्ट आता है और आखिर में आता है हेवनली पैलेस। और स्पिरिट सेक्ट जो है वो हेवनली पैलेस से एक दर्जा ऊपर है। दरअसल स्पिरिट सेक्ट यहाँ पे एशियन ड्यून्स के अंदर जाने के लिए फाइट करने के लिए आया है और ये सब टियान की गलती है कि वो इतना कमजोर है कि वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पे फेंगचन नाम का एक आउटर डिसाइपल आता है, जो कि टियान से साफ कहता है कि यंग मास्टर जल्दी से वो हमें ड्रैगन पिल दे दीजिए, इससे पहले कि हम आपके दांत बाहर निकाल लें। टियान बताता है कि ये सभी डिसाइपल्स स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल हैं, जिन्होंने खुद को फोर्सफुली हेवनली पैलेस के अंदर घुसा लिया है और आइटर डिसाइपल बन गए हैं। फेंगचन टियान से साफ कहता है कि जल्दी से वो पिल मुझे दे दो, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जब टियान इसके लिए मना करता है तो वो डायरेक्ट टियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे टियान नीचे गिरता है और जो ड्रैगन पिल थी वो केस से बाहर आ जाती है। फेंगचन जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम पे टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और उस पिल को खा के कहता है कि ये सिर्फ मेरी है। और टियान जैसे ही पिल को खाता है तब होता है चमत्कार और टियान का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम है क्रेजी लेवलिंग सिस्टम। और जब वो सभी आउटर डिसाइपल्स टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से टाइम वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद सिस्टम टियान का लेवल अप करने लगता है, रिफाइन स्टेज की फर्स्ट स्टेज से लेके रिफाइन स्टेज की 5th लेवल पे, और टियान को भी वो पावर उसके हाथों में महसूस होने लगती है। जिसके बाद टियान एक जोरदार घूसा फेंगचन के पेट के ऊपर मारता है और टियान कहता है कि यही है इस सिस्टम की असली ताकत। घूसा खाने के बाद फेंगचन भी इस बात से हैरान हो गया था कि टियान अचानक से बॉडी रिफाइनिंग की 5th स्टेज पे कैसे पहुंच गया। टियान हमें बताता है कि यहाँ पे 5 तरह की स्टेजें होती हैं, जिनमें से हर एक स्टेज के 9 लेवल होते हैं और 9वें लेवल को पार करने के बाद अगले स्टेज पे जाया जाता है, जिससे बॉडी रिफाइनिंग के बाद आ जाता है स्पिरिट रिफाइनिंग। और इसी तरह ही स्टेज को कल्टीवेट करते हुए
हुए किंग डिवाइन स्टेज तक ले जाया जाता है, जो कि हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है। टियान फैंग चेन से कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो टियान के स्टेज को चेक कर सकता है। फैंग चेन समझ जाता है कि अब वो टियान के साथ जरा सा भी पंगा नहीं ले सकता है, इसीलिए वो आगे से माफी मांगने लगता है। टियान उसे कहता है कि वो इस बार उसे जाने दे रहा है, अगर उसने अगली बार ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो वो डायरेक्ट फैंग चेन को मार देगा। और जब टियान वहां से पीछे मुड़ के जाने लगता है तब उसी टाइम पे फैंग चेन अपने पास से पॉइजन वाला नाइफ बाहर निकालता है और टियान के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। लेकिन टियान जल्दी से पीछे घूमता है और उसको गले से पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसके ही चाकू से उसके सीने में घुसा के उसे मार देता है। जिसके बाद टियान उसके ऊपर एक लात मारता है तो उसकी बॉडी खिसकते हुए उसके डिसेबल्स के पास जाती है और जब वो सभी फैंग चेन की बॉडी देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फैंग चेन स्वर्गवासी हो गया है। टियान जैसे ही उसे मारता है तब सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने सक्सेसफुली फैंग चेन को मार गिराया है और उसे बताता है कि उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 5 क्रेजी पॉइंट मिले हैं और साथ ही में उसको ईगल क्लॉ टेक्निक और फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक भी मिली है और साथ ही में एक रिकवर पिल भी, जिससे टियान समझ जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को मारता है तब उसे काफी ज्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे। इस टाइम टियान को उसकी विंडो दिखाता है जिसके ऊपर टियान का लेवल 5 था और उसकी टेक्निक्स लिखी हुई थी, जिससे टियान समझ आता है कि ये सब कुछ बिल्कुल गेम की तरह है और उसे काफी सारी चीजें समझ में भी आ जाती हैं। सिस्टम टियान को सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए कई सारी नई चीजें भी देता है, जिससे एक्सपीरियंस गिफ्ट कार्ड और एक गिफ्ट हैम्पर भी। और टियान इस बात से फूला नहीं समा रहा था कि उसकी बॉडी जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकती थी उसको एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जिससे वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और अगर टियान पागलों की तरह लेवल अप करता है तो पागलों की तरह उसका स्टेटस भी बढ़ता जाएगा। जिसके बाद टियान की नजर क्रेजी मोड के ऊपर पड़ती है तो क्रेजी मोड उसे बताता है कि क्रेजी मोड एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी चीजें इनहेंस हो जाएंगी 2 बार, जैसे कि अगर एल्केमी करेगा और उसका रिवॉर्ड 2 होगा तो वो 4 में बदल जाएगा, जिससे टियान और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो गॉड स्किन मिल गई है, इससे मेरा काफी फायदा होगा। लेकिन तभी क्रेजी मोड उसे बताता है कि क्रेजी मोड एक्टिव होने के बाद पर मिनट के लिए एक क्रेजी पॉइंट एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे टियान समझ जाता है कि ये तो कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टियान के पास सिर्फ 5 ही क्रेजी पॉइंट थे और क्योंकि फैंग चेन का लेवल काफी ज्यादा कम था इसीलिए टियान को कम क्रेजी पॉइंट मिले थे। जिसके बाद टियान असलियत में वापस आता है तो सभी लोग चेन को लेके चिल्ला रहे थे कि तुमने इसे मार दिया, जिस पे टियान उन लोगों से कहता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, अगर मैं उसे न मारता तो फिर मैं मर जाता, इसमें क्या गलत था। तभी वहाँ पे सिजू आती है जो कि पूछती है कि क्या हो गया है और जब वो देखती है कि कोई मारा गया है तब वो काफी हैरान हो जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पे स्प्लिट सेक्ट के कई सारे डिसेबल्स आ जाते हैं जिनके साथ उनके सेकंड एल्डर भी थे, जिनके साथ फैंग चेन का भाई भी था और वो जैसे ही देखता है कि उसकी भाई की मौत हो गई है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है कि किसने मेरे भाई को मारा। टियान उन लोगों से साफ कर देता है कि उसने ड्रैगन पिल छीनने की कोशिश की तो फाइट बैक किया और मारा गया। लेकिन जो डिसेबल्स फैंग चेन के साथ है वो सभी उल्टा पलटा करने लगते हैं और टियान से कहते हैं कि वो तो बस यहाँ से जा रहे थे और टियान ने ही उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार दिया था। स्प्लिट सेक्ट के सेकंड एल्डर सीजू से कहते हैं कि वो लोग इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, उन्हें एक भारी भरकम एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, क्योंकि ये मामला अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों फैमिलीज एक दूसरे का सही से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। सीजू उन लोगों से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पे फैंग चेन का भाई कहता है कि टियान ने मेरे भाई को मारा है इसीलिए मैं उसके साथ मरते दम तक फाइट करूंगा। सेकंड एल्डर कहते हैं कि टियान ने गलती की है इसीलिए वो इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे एक फेयर फाइट होगी, ये कुछ लोगों के साथ एरेना में उतरेगा और जो भी इसका आउटकम निकलेगा वही अंत होगा। लेकिन सीजू टियान को बचाने के लिए साफ कह देती है कि टियान के छोड़ को किसी और को भी चूज कर लो। लेकिन एल्डर बीच में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सीजू दोनों फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे बर्बाद करना चाहती है, लेकिन सीजू अपनी बात से हटती ही नहीं है, कहती है टियान को छोड़ के किसी को भी चूज कर लो। तभी टियान को पीछे से आवाज आती है कि कुछ डिसेबल्स उसकी बुराई कर रही हैं कि टियान की वजह से इतना बड़ा बवाल होने वाला है। उसी टाइम पे सेकंड एल्डर भी आगे बढ़ता है जो टियान की बेइज्जती करने लगता है, ये कहते हुए कि टियान पिछले मास्टर का बेटा है जिसके पास इतनी ब्लड भी नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो मारा जाएगा। इसी तरह से वो टियान की घनघोर बेइज्जती करने लगता है। सीजू ये सहन नहीं कर पाती है और एल्डर के मुंह के ऊपर एक जोरदार चाटा मारती है जिससे एल्डर पीछे जाके गिरते हैं। एल्डर उससे पूछते हैं कि अब ये किस लिए था, तुम्हें इसकी भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सीजू सामने से कहती है कि तुमने कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। एल्डर सीजू से कहते हैं कि उसने हमारे डिसेबल में से एक को चोट पहुंचाई है और तुम उसे खतरे में नहीं डालना चाहती हो, अब तो मैं उसके लिए और ज्यादा मुसीबतें पैदा करूंगा। लेकिन सीजू आगे से साफ कहती है कि टियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, तुम्हारे ही डिसेबल होंगे जिन्होंने उसकी ड्रैगन पिल चुराने की कोशिश की होगी, और अगर तुम अभी भी
यहाँ से चुपचाप नहीं जानते हो तो फिर मुझसे पोलाइट होने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद सीजू अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जिससे टियान के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि यही वो ऑरा है जो कॉन्डे नेशन स्टेज के लोग रिलीज करते हैं। जिसके बाद दोनों साइड के डिसाइपल्स अपने अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। उसी टाइम पे टियान दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और वो साफ कह देता है कि वो मैच को एक्सेप्ट करने वाला है। उसी टाइम पे सिस्टम भी टियान को ये क्वेस्ट देता है कि उसे हेवनली पैलेस की साइड की तरफ से फाइट करनी है और पैलेस को जीत दिलानी है, और टियान इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम टियान को वो सारे आइटम्स दिखाता है जो रिवॉर्ड होते हैं, और टियान जैसे ही मिशन को पूरा कर लेगा तो उसको ये सारे आइटम्स मिल जाएंगे। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो मिशन को पूरा कर लेता है तो उसे आइटम के साथ साथ काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेंगे। और इस दुनिया के अंदर वेपन्स को भी ग्रेड के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे कॉमन, रेलिक, होली, स्पिरिट और आखिर में आर्टिफैक्ट। क्योंकि ये मिशन एक लो ग्रेड का मिशन है इसीलिए टियान को ज्यादा उम्मीद नहीं है। जिसके बाद एल्डर कहते हैं कि अगर तुम बैटल के लिए राजी हो गए हो तो सारी तैयारियां शुरू की जाती हैं। सीजू टियान से कहती है कि तुम्हें खुद के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन टियान आगे से कहता है कि उसने खुद ये गंदगी फैलाई है तो वो खुद ही इसका सफाया करेगा और उसे आंटी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। टियान इस बैटल में उतरेगा और लड़ाई करेगा और जीत को हेवनली पैलेस के अंदर लेके आएगा। तो फिर सीजू भी टियान को लड़ने के लिए इजाजत दे देती है। एल्डर टियान को बताते जाता है कि 2 हफ्ते बाद यहाँ पे फाइट होगी और सब कुछ नियम के मुताबिक ही होगा, सिर्फ टियान ही डेथ और लाइफ की मैच में फाइट करेगा और कोई भी नहीं। जिसके बाद सीजू भी अपने डिसाइपल से कहती है कि वो सभी तैयारियां शुरू कर दें। हम देखते हैं कि हेवनली पैलेस की बाकी एल्डर्स इस बात से नाराज थे कि टियान ने उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत ले आई। हालांकि टियान ने किस्मत की वजह से फैंग चेन को तो मार दिया, लेकिन फैंग यून एक अलग ही लेवल पे है और टियान इस बार नहीं बच पाएगा। लेकिन सीजू टियान से कहती है कि उसे बस जिंदा रहना है और कुछ भी नहीं, बाकी सब सीजू अपने आप ही संभाल लेगी। टियान सीजू से पूछता है क्या उसको टियान के ऊपर यकीन है। सीजू टियान की तरफ देखती है और हाँ में सर हिलाती है, लेकिन वो टियान को समझाती है कि उसे बस टियान की चिंता है कि उसे चोट न लग जाए। टियान सीजू से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही टियान इस बैटल में मारा जाए लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा और किसी भी कीमत पे वो इस बैटल को जीत के रहेगा। बस सीजू उसे इस बार जिद्दी होने दे, क्योंकि टियान नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी आंट को जरा से भी दिक्कत हो और उसे बेइज्जती महसूस हो। इसीलिए टियान इन सभी चीजों को अपने हाथ ही सॉल्व करना चाहता है, जिससे सीजू की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो टियान से कहती है कि तुम अभी भी एक बेवकूफ बच्चे हो। लेकिन टियान उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो, तुम मेरी सिस्टर होनी चाहिए थी, ना कि आंट। लेकिन सीजू उसके सर के ऊपर घूंसा मार के कहती है कि तुम्हें इस तरह से रूड होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं और सिस्टम उसे लॉटरी व्हील फंक्शन के बारे में बताता है, जहाँ पे टियान लॉटरी ड्रॉ के इस्तेमाल करके उस फंक्शन का इस्तेमाल करेगा तो उसे कई सारी एसेसरीज, वेपन, स्किल्स, एल्केमी इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन उनमें से जो चीजें ज्यादा रेयर होती हैं उनके निकलने के चांसेस काफी कम थे। सिस्टम टियान को एक फ्री चांस देता है कि वो लॉटरी व्हील को इस्तेमाल कर सकता है और टियान उसे तुरंत ही इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद वो प्रार्थना करने लगता है कि उसे डिवाइन एबिलिटी मिल जाए, जिससे उसे काफी अच्छे आइटम मिल सकते हैं। और जब व्हील रुकता है तब उसे पता चलता है कि उसको एक वेपन मिला है और टियान को वेपन के रूप में गनलेट मिला था, जो कि एक ग्लव होता है। और इस वेपन की एबिलिटी ये थी कि 100 मीटर की एरिया के अंदर ये किसी भी चीज को जमा सकती है। उसके लिए इसको क्रेजी पॉइंट कंज्यूम करने की जरूरत होगी और उस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की स्पीड भी कम हो जाएगी। और टियान इसको बाद में अपग्रेड भी कर सकता है, इसीलिए ये वेपन टियान के लिए काफी असरदार है। लेकिन वेपन को अपग्रेड करने के लिए 10,000 क्रेजी पॉइंट्स चाहिए थे, जिसके लिए टियान को बहुत ज्यादा लोगों को मारना पड़ेगा। इसीलिए टियान काफी थक जाता है। टियान सोचता है कि उसे फिर से लकी ड्रॉ का यूज करना चाहिए। सिस्टम उसे पहले ही बता देता है कि 1000 क्रेजी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए टियान इस प्लान को टाल देता है और उसे याद आता है कि फैंग यून उसे 2 स्टेज ज्यादा ऊपर है। इसीलिए टियान को सारा फोकस अभी उसको अपना लेवल इंक्रीज करने में लगाना चाहिए, तभी वो जीत को अपनी पोटली में डाल सकता है। इसीलिए टियान रात होने तक इंतजार करता है और जब रात होती है तब वो अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए माउंटेन की तरफ चला जाता है। टियान जैसे ही माउंटेन के अंदर एंटर होता है तब उसको चारों तरफ से स्नो वुल्फ घेर लेते हैं। टियान को याद आता है कि जब वो यहाँ पे पिछली बार आया था तब वो स्नो वुल्फ के एल्जियर को निकालने के लिए आया था, ताकि वो अपनी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सके। लेकिन उस टाइम पे टियान मरते मरते बचा था। जिसके बाद एक वुल्फ टियान के ऊपर अटैक करता है तो टियान अपने स्पीयर के साथ उसके सर को फोड़ देता है। तभी 2 वुल्फ उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं तो टियान अपने स्पीयर की मदद से उन्हें ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद टियान ईगल क्लॉ टेक्निक का यूज करता है और उसके सीने के अंदर अपना क्लॉ घुसा देता है। इसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करता है और उसके गले को पकड़ लेता है। और स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक की वजह से टियान धीरे धीरे करके उसको मारने लगता है, उसकी स्पिरिट एनर्जी को खींचते हुए, जिससे टियान को एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है। जिसके बाद टियान उसे
उसे सक्सेसफुली मार देता है और टियान को 3 क्रेजी पॉइंट मिलते हैं। यहाँ तक कि टियान भी इस टेक्निक के इस्तेमाल को देख के काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इस टेक्निक ने दूसरे स्पिरिट पावर को खींच लिया और टियान को एक्सपीरियंस में बदल के दे दिया। जिसके बाद टियान इसी तरह से शुरू करता है और वहाँ पे जितने भी वुल्फ थे उन सभी को मारता रहता है और टियान को हर एक वुल्फ मारने पे 3 क्रेजी पॉइंट और एक्सपीरियंस मिलता है और टियान को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वो भी एक कल्टीवेटर बन चुका है। जिसके बाद टियान उन ग्लव्स को बाहर निकालता है और उनका इस्तेमाल करते हुए उन वुल्फ्स को भी मारने लगता है। फिर जब टियान उस ग्लव के फ्रॉस्ट फिस्ट का इस्तेमाल करता है तब वो एक ही बार में कई सारे वुल्फ को ऐसे ही मार देता है, जिससे टियान को यकीन हो जाता है कि ये ग्लव्स सच में शक्तिशाली हैं, क्योंकि टियान यहाँ पे कई सारे वुल्फ को ऐसे ही मारने वाला था। इसीलिए वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड का भी यूज कर लेता है, जो कि उसके एक्सपीरियंस को 10 गुना बढ़ा देगा। जिसके कुछ घंटे बाद हम लोग टियान को देखते हैं और उसने सक्सेसफुली माउंटेन के ऊपर जितने भी वुल्फ थे उन सभी को मार दिया था और टियान बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे पहुंच गया था। इसके बाद टियान ऊपर साइड में देखता है, तब उसको वहाँ पे चोटी के ऊपर स्नो वुल्फ किंग दिखाई देता है, जिसका नाम गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ था, जिससे टियान समझ आता है कि ये जरूर बॉस होगा। सिस्टम टियान को ये मिशन देता है कि उसको स्नो वुल्फ किंग को मारना है, जिसके बाद वो उसे मारने के बाद एक प्यादे की तरह समन भी कर सकता है। जबकि टियान को अच्छे से पता था कि स्नो किंग समन होने की जगह पे मरना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि भेड़िए अक्सर गुलाम होना नहीं पसंद करते और टियान ऐसे रिवॉर्ड को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और हमें नहीं दिखाया जाता है कि वुल्फ किंग के साथ क्या हुआ। इसके बाद अगला सीन 2 हफ्ते के बाद का होता है। सेकंड लीडर वहाँ पे आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि टियान पिछले 2 हफ्तों से गायब है। इसीलिए वो सीजो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि उसे छुपाने की कोशिश मत करो, तुम उसे यहाँ से बचा नहीं सकते हो। लेकिन सीजो को पूरा यकीन था कि टियान कहीं भी नहीं भागेगा, इसीलिए वो उन लोगों से शांत रहने को कहती है। लेकिन सेकंड लीडर आगे से कहते हैं कि वो एक पिद्दी है, अगर वो यहाँ पे आ भी गया तो वो क्या कर लेगा। उसने सबसे पहले हमारे एक डिसेपल को मारा, जिसके बाद फाइट के वादे को तोड़ के भाग गया और उसके बाद इसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। अगर खूनी यहाँ से भाग जाता है तो फिर इसका हर्जाना हेवनली पैलेस को भरना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे टियान आ जाता है और उनसे साफ कर देता है कि उसने जो प्रॉमिस किया था वो उसको पूरा करेगा, क्योंकि टियान पिछले 2 हफ्ते से नहाया नहीं था, इसीलिए सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी कि इससे सुअर जैसी बदबू आ रही है और ये इतना गंदा कैसे हो गया। सीजू को टियान की काफी चिंता हो रही थी और वो अपने मन में यही कहती है कि उसे इन सभी से लड़ना पड़ेगा। वहीं पे एल्डर को पूरा यकीन था कि टियान जैसा लूजर कभी भी नहीं जीत पाएगा और वो इस गेम को आसानी के साथ जीत पाएंगे। वहाँ पे बताया जाता है कि 5 फाइट होंगी, 5 में से जो भी 3 को जीत जाएगा वो विजेता होगा। इसके बाद एल्डर उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी साइड से सबसे पहले कौन फाइट करेगा, और बेशक सबसे पहले टियान फाइट करने वाला था। सीजू उसे कहती है कि उसे जोर देने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ और डेथ की बैटल है, अगर टियान हार मान लेता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टियान कहता है कि अगर उसने हार मान ली तो फिर वो सीजो की प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ से फेंग्यून आगे बढ़ता है और एल्डर को पूरे यकीन था कि अगर फेंग्यू का भाई मारा है तो वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा और टियान का खेल यहीं पे खत्म होने वाला है। फेंग्यू टियान से कहता है कि वो उसे हार मानने ही नहीं देगा, उसको सबसे पहले ही मार देगा, जिससे टियान को पता चलेगा कि उसके भाई के ऊपर क्या बीती थी। जिसके बाद फेंग्यू टियान के ऊपर ईगल क्लॉ टेक्निक से अटैक करता है। सबको पूरा यकीन था कि ईगल क्लॉ टेक्निक के सामने टियान बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन टियान उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। जिसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करता है और फेंग्यून की स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब फेंग्यून मरने की कगार पे आ चुका था तब वो अपने पास से पॉइजन नाइफ निकाल लेता है टियान के ऊपर स्नीक अटैक करने के लिए। सीजू इसको देख लेती है और तुरंत टियान को बचाने के लिए एरिना के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सेकंड एल्डर उसके रास्ते के बीच में आ जाते हैं और उसको अंदर जाने नहीं देते हैं। सीजू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सेकंड एल्डर से कहती है सामने से हट जाओ बुढ़ो, लेकिन उसी टाइम पे उन्हें फेंग्यून के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल टियान ने उसकी नाइफ को उसी के सीने के अंदर घुसा दिया था। इसके बाद टियान उसके ऊपर लात मार के उसको एरिना से बाहर फेंक देता है और किसी को भी यकीन नहीं होता है कि टियान ने अकेले ही फेंग्यून को मार गिराया और बैटल को जीत लिया। टियान को फेंग्यून को मारने के बदले में 20 क्रेजी पॉइंट मिलते हैं। सीजू अपने मन के अंदर सोचती है कि टियान ने जो ताकत दिखाई है वो बॉडी रिफाइनिंग की 7th या फिर 8th स्टेज की है, तुम्हारे पास इतनी ताकत आई कहां से। वहीं पे सेकंड एल्डर की बुरी तरीके से जलने लगती है और वो टियान से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथनिंग की स्टेज काफी ज्यादा है, बेशक तुमने फेंग्यून को मार गिराया होगा। टियान सामने से साफ कहता है कि उन दोनों ने स्नीक अटैक करने की कोशिश की थी मेरे ऊपर, अगर मैं फाइट बैक ना करता तो मैं मरता, और वैसे भी ये लाइफ और डेथ की बैटल थी। जिसके बाद टियान साफ तरीके से बैटल को जीत लेता है। सीजू उसे कहती है कि उसे नीचे उधर जाना चाहिए, लेकिन सेकंड एल्डर इस बात के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि उसने स्प्लिट सेक्ट के 2 डिसाइपल्स को मारा है, वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। अगर उसने मैच को जीता है तो फिर वो अगले
फाइटर के साथ फाइट करेगा। सीजू सेकंड एल्डर से कहती है कि तुमने सबसे पहले हमें अपनी हार मानने नहीं दी, इसके बाद अब तुम ये देख चुके हो कि टियान जीत रहा है, तो तुमने फाइट ऑफ विल का इस्तेमाल किया जिससे वो लगातार लड़ता रहे। ऐसा लगता है कि तुम सच में टियान को मारना चाहते हो। स्पिरिट सेक्ट काफी ज्यादा फेमस सेक्ट है। ऐसा लगता है कि इसकी स्थापना जब की गई थी तो इसी तरह की चीजों की वजह से ये इतना ज्यादा फेमस हुआ है। इसके बाद सीजू टियान से कहती है कि तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए और थोड़ी देर रिकवर कर लो, लेकिन टियान इसके लिए मना करता है और बताता है कि वो हमेशा से लूजर था, अगर वो पीछे हट जाएगा तो वो फिर से लूजर बन जाएगा। सीजू इस बात से काफी हैरान हो जाती है कि टियान ने पहली बार उसके ऑर्डर को मानने से इनकार किया है, इसीलिए वो सोचते हैं पता नहीं टियान के साथ क्या हो गया है। सेकंड एल्डर आगे से अपने एलाइट डिसेपल में से किसी एलाइट को भेजते हैं जिसका नाम मोचंग था, और वो टियान से कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से रिंग में खड़े रहे तो फिर दोबारा से एक लूजर बन जाओगे। मोचंग आगे बढ़ता है और वो टियान की तारीफ करता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ फैन चेंग को मार गिराया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोचंग सबसे शक्तिशाली एलाइट है और वो बड़ी आसानी के साथ टियान को हरा भी सकता है, वो भी सिर्फ 3 मूव के अंदर। और मोचंग टियान से कहता है कि अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो इन 3 मूव्स के अंदर तो मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूंगा। जिसपे टियान उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे ये सब कुछ पहले ही बता दिया, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ 3 ही मूव के अंदर हरा सकते हैं तो ये आपकी नादानी होगी। मुझे सिर्फ एक ही मूव लगेगा आपको हराने के लिए। जिसे सेकंड एल्डर अपने मन में सोचते हैं कि ये खुद को कुछ ज्यादा ही आंक रहा है। जिसके बाद मोचंग सबसे पहले अपने पहले मूव को चलता है और उस टेक्निक का नाम था फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप, जिससे मोचंग की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और टियान उसको देख भी नहीं पाता है। सीजू अपने मन के अंदर सोचती है स्पिरिट सेक्ट की ये सबसे मास्टरी मूव है जिसको वो लोग बचपन से ही सिखाते हैं अपने डिसाइपल्स को, लेकिन टियान पलक झपकते ही मोचंग को पकड़ लेता है और उसके चेहरे के ऊपर अपनी एल्बो मारता है। लेकिन टियान इस बात से हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ मोचंग की आफ्टर इमेज को हिट किया था। असल में मोचंग तो उसके पीछे खड़ा था जो उसको बताता है फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप उनकी एकेडमी की सबसे फेमस टेक्निक है जिसका वो बचपन से ही इस्तेमाल करते हैं। टियान जल्दी से पीछे घूमता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन वो भी मोचंग की सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। तभी मोचंग ऊपर से टियान के ऊपर अटैक करता है अपनी ईगल क्लॉ टेक्निक से और उससे कहता है कि अब तुम मर सकते हो, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और सबको पूरा यकीन हो गया था कि टियान इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब सामने से धुआं आता है तब टियान ने आगे से अपनी ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज किया था और उसके हाथ को पकड़ लिया था। जिसके बाद टियान उसे कहता है कि अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। सेकंड एल्डर इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं कि टियान उनकी एकेडमी की एक और टेक्निक को जानता है, लेकिन मोचंग टियान के ऊपर हल्का सा जोर देता है और उसको नीचे दबा देता है और उसे बताता है कि अगर उसे टेक्निक के बारे में पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोचंग से शक्तिशाली हो गया। जिसके बाद वो टियान को उठा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली ईगल क्लॉ टेक्निक क्या होती है। लेकिन टियान तो उसे ईगल क्लॉ टेक्निक में जीतना ही नहीं चाहता था, वो तो बस मोचंग को हल्का सा पकड़ना चाहता था। जिसके बाद टियान आगे से अपनी स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे धीरे धीरे करके मोचंग कमजोर होते जाता है। सेकंड एल्डर जल्दी से मोचंग से कहते हैं कि वो इवल टेक्निक फिर से इस्तेमाल कर रहा है, जल्दी वहां से हट जाओ। लेकिन मोचंग इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि उसके पास ताकत ही नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़ा हो सके। मोचंग टियान से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो टियान के हाथों हारा गया, लेकिन वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जिसके बाद मोचंग अपने पास से बस्टिंग पिल निकालता है जिसको वो दबाता है तब वो ब्लास्ट कर जाती है, जिससे मोचंग अपने साथ टियान को भी दगा लेता है। सेकंड एल्डर को लगता है कि मोचंग ने सक्सेसफुली खुद को सेक्रीफाइस करके टियान को मार डाला है, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि उन्हें एक टैलेंटेड डिसाइपल को खोना पड़ा। लेकिन उसी टाइम पे टियान एरिना से बाहर निकलता है, जिसने रिकवरी पिल खा ली थी तो वो जिंदा बच गया था और टियान को मोचंग के मारने के बदले में 35 क्रेजी पॉइंट और एक टेक्निक भी मिल जाती है, फ्लोटिंग क्लाउड टेक्निक, और साथ ही में उसे एक रिकवरी पिल भी मिलती है। हेवनली पैलेस की सभी लड़कियां टियान को इस तरह से जीतते हुए देख के काफी खुश हो जाती हैं और उसके नारे लगाने लगती हैं। वहीं पे सीजू टियान की तरफ देखती है तो टियान उसकी तरफ। तभी सेकंड एल्डर टियान से कहते हैं कि तुम हमारे ही क्लैन के टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, जिसके बाद तुमने हमारे 2 डिसाइपल्स को मार दिया है, तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन टियान सेकंड एल्डर को देखते हुए उनसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम बातों को कुछ ज्यादा ही नहीं घुमा रहे हो। सबसे पहले फेंग युन अपने ही पॉइजन शॉट के जरिए मारा गया, जिसके बाद मोचंग ने पिल का इस्तेमाल किया खुद को मारने के लिए, और तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें तो लाइफ और डेथ की बैटल करना चाहते थे और चाहते हो कि मैं अब इजी जाऊं। अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी हाथ
हार को एक्सेप्ट करो और यहाँ से दफा हो जाओ ना। जिसे सेकंड एल्डर की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। टियान कहता है कि जल्दी से तीसरे बंदे को भेजो, जो मैंने शुरू किया था उसको खत्म करना है। लेकिन सीजू टियान से कहती है कि जल्दी से वापस आ जाओ, अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी सेकंड एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि टियान ने खुद कहा है कि वो लड़ना चाहता है तो फिर वो खुद लड़ेगा। सामने की तरफ से सीजू भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कोई एक बंदा तीनों राउंड लड़ेगा, ये नियम के मुताबिक नहीं है। सेकंड एल्डर आगे से कहते हैं कि ये टियान की खुद की चॉइस है। अगर वो इस राउंड को जीत जाता है तो सेकंड एल्डर टियान को रिवॉर्ड के तौर पे ब्रेक थ्रू पिल देंगे, जिससे टियान डायरेक्ट स्पिरिट रियलम के अंदर जा सकेगा। और टियान ब्रेक थ्रू पिल के लिए इस मैच को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे सेकंड एल्डर इस बात से खुश हो जाते हैं कि टियान ने मैच को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उनके पास अभी भी एक मौका है कि वो टियान को मार सकते हैं। सीजू टियान की तरफ देखती है तो टियान उसे कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पे सेकंड एल्डर ज़ाओ फेंग से कहते हैं कि तुम आखिरी राउंड में फाइट करोगे और उसे मार के ही वापस आना। और सेकंड एल्डर ज़ाओ फेंग से कहते हैं कि अगर तुम उसे सक्सेसफुली मार देते हो तो फिर मैं तुम्हारी सारी दिक्कतों को खत्म कर दूंगा। हमें बताया जाता है ज़ाओ फेंग इलाइट में से इलाइट है और उसकी कद काटे भी काफी बड़ी लग रही थी। ज़ाओ फेंग टियान से कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारा है, इसीलिए मैं उनका बदला लूंगा। इसके बाद ज़ाओ फेंग अपने स्पीयर को नीचे जमीन में रखता है तो वो जमीन के अंदर ही गड़ जाता है और उसका स्पीयर इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका वजन 700 किलो से भी ऊपर था और किसी को यकीन नहीं होता है कि कोई इतने भारी स्पीयर को उठा भी सकता है जो अपनी बॉडी रिफाइनिंग की 7th स्टेज पे है। सीजू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सेकंड एल्डर इस बार पूरी तैयारी के साथ है। उन्होंने देख लिया है कि कोई भी टियान को क्लोज कॉम्बैट के अंदर नहीं हरा सकता है, तो उन्होंने इस बार किसी ऐसे को भेजा है जो लॉन्ग रेंज में अटैक कर सके और टियान के लिए उस स्पीयर के सामने टिक पाना काफी मुश्किल होने वाला था। ज़ाओ फेंग टियान से कहता है कि तुम बिना वेपन के मुझसे नहीं जीत सकते हो, इसलिए जाओ और जाके अपने लिए वेपन ले आओ। टियान उससे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। सीजू टियान से कहती है क्या तुम्हें वेपन की जरूरत है, लेकिन टियान मना कर देता है और बताता है कि उसके पास पहले से ही उसका वेपन है और टियान अपने हाथों में अपने ग्लव्स को ले आता है। सेकंड एल्डर टियान से कहता है कि तुम इनके साथ कभी भी मेरे ज़ाओ फेंग को नहीं हरा सकोगे। सीजू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि टियान इनका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। वो इनका इस्तेमाल तभी कर पाएगा अगर उसका फुटवर्क काफी अच्छा होगा, लेकिन टियान का फुटवर्क इतना अच्छा नहीं है। ज़ाओ फेंग टियान से कहता है ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो, तो फिर इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जिसके बाद ज़ाओ फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है तो जमीन के अंदर से 3-4 स्पीयर बाहर निकल जाते हैं जो कि टियान के चारों तरफ घूम जाते हैं, जिससे टियान का जो भागने का एरिया था वो ब्लॉक हो जाता है। ज़ाओ फेंग ने बजर पिल भी खा रखी थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। जिसके बाद ज़ाओ फेंग अपने स्पीयर के साथ टियान के ऊपर अटैक करता है और टियान के पास भागने का कोई भी मौका नहीं था क्योंकि बाकी 3 स्पीयर्स ने उसकी एरिया को ब्लॉक कर रखा था। लेकिन हम लोग टियान को देखते हैं जो आगे से मुस्कुराता रहता है। हम लोग देखते हैं कि टियान ने वहाँ पे फ्लोटिंग क्लॉ टेक्निक का यूज किया था, जिससे जो स्पीयर था वो सिर्फ टियान की आफ्टर इमेज के ऊपर लगता है और टियान को कुछ भी नहीं होता है। ज़ाओ फेंग इस बात से काफी हैरान हो जाता है कि टियान उसकी क्लैन के टेक्निक्स को इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। जिसके बाद ज़ाओ फेंग जितनी भी बार टियान के ऊपर अटैक करता तो वो बस टियान की आफ्टर इमेज रहती और कुछ भी नहीं। इसके बाद टियान अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करता है तो ज़ाओ फेंग धीरे धीरे जमने लगता है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से जम जाता है और टियान उसके ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टियान इसी तरह से इस बैटल को भी जीत लेता है। सेकंड एल्डर इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं कि टियान उनके क्लैन की इतनी सारे टेक्निक्स को जानता है। सिस्टम टियान को बताता है कि उसने सक्सेसफुली ज़ाओ फेंग को मार दिया है, जिसके लिए टियान को 30 क्रेजी पॉइंट मिले हैं और उसने मिशन को भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया, तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे इसका गोल्डन आर्मर दे दिया जाता है। जिसके बाद टियान को उसकी सारी स्किल्स दिखाई जाती हैं, जिसे स्टार एब्जॉर्बिंग टिंग ईगल क्लॉ टेक्निक। सीजू आगे बढ़ती है और उन लोगों से कहती है कि हम लोग इस मामले को अब यहीं पे दफन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड एल्डर के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि टियान उनका एक डिसाइपल ही नहीं है, क्योंकि हेवनली पैलेस कभी भी लड़कों को अपने डिसाइपल नहीं मानता है, इसीलिए टियान एक आउटर डिसाइपल माना जाएगा। टियान सेकंड एल्डर को उंगली करते हुए कहता है कि तुम कब तक इसी तरह से आंसू बहाते रहोगे, लेकिन सेकंड एल्डर टियान से पूछते हैं कि उसने उनके क्लैंस के टेक्निक को कैसे सीखा, जिसपे टियान साफ कह देता है कि उसने बस उन्हें देख लिया, जिसके बाद प्रैक्टिस किया और उसे टेक्निक आ गई। जिससे सेकंड एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो टियान के ऊपर चिल्लाने ही वाले थे कि तभी सीजू उन लोगों से कहती है कि तुम लोग हार चुके हो, अगर तुम्हारे अंदर स्प्लिट सेक्ट को लेके जरा से भी इज्जत बची हो तो चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। जिसपे सेकंड एल्डर चुपचाप पीछे लौट जाते हैं और उन्हें ब्रेक थ्रू पिल देके वहाँ से निकल जाते हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं सच में सेकंड एल्डर को मारना चाहता था जो कि एक बॉस होते, पता नहीं मुझे कितने क्रेजी पॉइंट मिलते हैं। फिर हम देखते हैं सीजू टियान को साइड में लेके आती है और उससे
पूछती है कि तुमने लगातार 3 स्काई क्लैन डिसाइपल्स को मारा है, इसीलिए बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनिंग के पीक स्टेज पे होनी चाहिए। टियान उसे बताता है कि वो हल्की सी ज्यादा है। दरअसल टियान स्पिरिट रिफाइनमेंट की 3rd स्टेज पे पहुंच गया है पहले ही। शिजू टियान के लिए चिंता दिखाते हुए कहती है कि तुम कुछ दिनों पहले कल्टीवेट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन तुम अचानक से इतनी ज्यादा हाई लेवल की कल्टिवेशन पे आ चुके हो। तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो? क्योंकि टियान शिजू को सब कुछ साफ साफ नहीं बता पा सकता है कि उसे सिस्टम मिल गया है इसे काय की तरह, इसीलिए वो बता देता है कि उसको कुछ दिनों पहले एक मिस्टीरियस मास्टर मिला था और उसी ने ही टियान की मदद की है ब्रेक थ्रू करके रिफाइनमेंट स्पीड स्टेज के अंदर जाने के लिए। शिजू टियान से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि उस मास्टर को तुम्हारे फादर ने भेजा हो? इस पे टियान कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता था और मुझसे बस इतना ही कहता था कि मैं सिर्फ कल्टीवेशन के करने पे फोकस करूं और कुछ भी नहीं। जिस पे शिजू टियान से कहती है कि मुझे इतने समय तक तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन करने के लिए बराबर मात्रा में ब्लड की नहीं है। जिस पे टियान कहता है कि मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था और कुछ भी नहीं। जिसपे वो मन में अपने मन के अंदर सोचता है कि पहले मैं सच में कल्टीवेट नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम लोग टियान को उसके कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो लेवल अप करने के गिफ्ट पैक को अनलॉक करने वाला था। और जब टियान उस गिफ्ट पैक को खोलता है तब उसके अंदर से जानते हो क्या निकलता है? वो होता है प्रोफेशन, जो टियान को बिगिनर से मास्टर लेके जाएगा। और वो प्रोफेशन होते हैं 3 तरह के। सबसे पहला होता है एल्केमी, दूसरा होता है ब्लैक स्मिथ और तीसरा होता है र्यून मास्टर, जहाँ से खजाने वजाने निकलते हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है ये इस दुनिया में प्रोफेशन भी काफी काम की चीज होती है और ये भले ही बिगिनर लेवल के हैं, लेकिन ये टियान के लिए काफी काम के हैं, जिनके साथ टियान आसानी के साथ 3 ग्रेड के आइटम्स को बना सकता है। और इस दुनिया के अंदर प्रोफेशन को भी ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1 से लेके 5 तक, जिसके बाद आता है मास्टर, जिसके बाद आता है ग्रेड मास्टर और सबसे आखिर में आता है क्रिएटर। और टियान अभी अपनी एबिलिटी के साथ 3rd ग्रेड के आइटम्स को बना सकता है, फिर वो चाहे ब्लैक स्मिथ हो, एल्केमी हो या फिर र्यून मास्टर हो। और क्योंकि टियान के पास इस तरह के प्रोफेशंस हैं, तो इसे टियान को ही नहीं हेवनली पैलेस को भी फायदा होगा, क्योंकि पिल और इक्विपमेंट के लिए हेवनली पैलेस को बाहर वालों से भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि टियान अब खुद ही ब्लैक स्मिथ का काम और एल्केमी का काम कर सकता है, तो अब हेवनली पैलेस को बाहर वालों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और सोने पे सुहागा टियान के पास अभी भी लकी ड्रॉ करने का एक चांस बचा हुआ था और टियान उस लकी ड्रॉ को तुरंत इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद वो प्रार्थना करने लगता है कि उसे डिवाइन एबिलिटी मिले और उसकी प्रार्थना सुननी भी जाती है और उसका लकी ड्रॉ डिवाइन एबिलिटी के पास आके रुकता है और टियान को रिवॉर्ड के तौर पे लकी ऑरा मिलता है, जो उसके लक को 5 गुना बढ़ा देगा और हर सेकंड के लिए वो एक क्रेजी पॉइंट को कंज्यूम करेगा। टियान जल्दी से उसे एक्टिवेट करता है और बाहर घूमने लगता है इस उम्मीद में कि उसे चलते वक्त जमीन पे पड़ा हुआ सोना या फिर खजाना मिल जाएगा। तभी वहाँ पे लियान आती है जो उसको ढूंढते हुए आ रही थी और उसका पैर फिसलता है और वो डायरेक्ट टियान के ऊपर आके गिरती है, जिससे उन दोनों के बीच में एक किस हो जाता है। जिसके बाद लियान इस बात से शर्मा जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है ये भी लक को ही गिना जाएगा ना। अगली सुबह हम लोग देखते हैं सभी एल्डर्स को लेके इस बात के बीच में ये बहस हो रही थी कि टियान को एशियन ड्यून के अंदर जाने वाला स्लॉट दिया जाए या नहीं दिया जाए। वैसे भी टियान की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा लो है कि वो स्लॉट के अंदर फिट बैठेगा ही नहीं। उसी टाइम पे असेंबली के अंदर टियान आता है तो शिजू टियान को अपने पास बुलाती है और वो ये साफ कर देती है कि ये उसका डिसीजन है कि टियान जुआन पैलेस का एक ऑफिशियल डिसाइपल बनेगा और एशियन ड्यून का जो स्लॉट है वो उसे ही मिलेगा, क्योंकि वो एशियन ड्यून टियान से ही बिलोंग करती है। लेकिन जुआन पैलेस की सेकेंड एल्डर इस बात के लिए मना करती है, जिनका नाम जियान यूपिंग होता है, और वो कहती है कि टियान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, हम लोग भले ही उसे एशियन ड्यून के अंदर जाने दे, लेकिन ये मारा जाएगा और वो पूरा हिस्सा खाली रहेगा। लेकिन शिजू सेकेंड एल्डर को घूरते हुए कहती है कि अभी भी रियोन को खुलने में आधा साल बचा हुआ है और टियान पहले ही स्पिरिट रिफाइनमेंट की फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है और उस टाइम तक टियान और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए वो स्लॉट उसे ही मिलेगा। और शिजू इस बात को पहले भी बहुत अच्छे से जानती है कि यूपिंग जो है सेकेंड एल्डर, वो अपने मेन डिसाइपल को अंदर जाने देना चाहती है और स्लॉट को रखते हुए। लेकिन इस बात को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि टियान ने अपनी जान खतरे में डाल के उन 3 बैटलों को लड़ा था और जीत भी हासिल की, इसीलिए किसी के पास भी हक नहीं है कि वो लोग टियान से उसके स्लॉट को छीन सके। इसीलिए वो एशियन ड्यून सिर्फ टियान के लिए ही है। जिसपे शिजू उन लोगों से पूछती है क्या किसी को दिक्कत है, तो वो लोग मना कर देते हैं। शिजू टियान से कहती है कि तुम्हें उस एशियन ड्यून के अंदर जाना ही होगा, जिससे तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए मौका मिलेगा और तुम्हें कई सारी चीजें मिलेंगी जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी सिस्टम टियान को मेन मिशन देता है कि उसे एशियन ड्यून के अंदर जाना है और उसे कंट्रोल करना है, और रिवॉर्ड के तौर पे टियान हेवन से ऊपर वाली जितनी भी एशियन ड्यून होंगी उनको कंट्रोल कर पाएगा और उसे 10,000 क्रेजी पॉइंट मिलेंगे और एक्सपीरियंस पॉइंट वो तो पूछो ही नहीं। और साथ ही में उसे एक नई शॉट टेक्निक मिलेगी
मिलेगी जिसका नाम है सॉर्ड ऑफ एंडलेसेंस। टियान इस बात को समझ आता है कि रिवॉर्ड इतना ज्यादा हाई है तो फिर खतरा भी काफी ज्यादा होगा, इसीलिए वो सोचता है कि उसे अपनी कल्टीवेशन को और जल्दी बढ़ाना होगा। फिर सीजू उन लोगों से पूछती है वेपन बनाने वाले ब्लैक स्मिथ कॉन्ग कहाँ पे है, जिसपे ग्रेट एल्डर जो हेवनली पैलेस की ग्रेट एल्डर थी उनका नाम है मोयो, वो बताती है कि वो गेस्ट रूम के अंदर इंतजार कर रहे हैं। सीजू टियान को बताती है कि उन्होंने ब्लैक स्मिथ को बुलाया है जो टियान के लिए एक अच्छा वेपन बना देंगे। हालांकि टियान के जो ग्लव्स हैं वो बेकार नहीं है, लेकिन टियान को अलग अलग तरह के वेपन्स यूज करने चाहिए जैसे कि सॉर्ड और स्पीयर जो उसके कॉम्बैक्ट एबिलिटी को और ज्यादा निखार देंगे। हालांकि टियान अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए कोई अच्छा वेपन बना सकता है, और वैसे भी मेरे ग्लव्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनके पास जो एट्रीब्यूट है वो भी कमाल का है। जिसके बाद वहाँ पे ब्लैक स्मिथ कॉन्ग आते हैं जो कि बिल्कुल चौड़ में आते हैं। टियान उसकी बेइज्जती करते हुए बताता है कि इसके कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मास्टर कहा जाता है क्योंकि ये 3rd ग्रेड के वेपन्स को रिफाइन कर सकता है। सीजू कॉन्ग को बताते हैं कि उसे 3 स्पिरिट रैंक के 3 वेपन बनाने हैं। जिसके बाद सीजू उसे प्राइस पूछती है, जिसपे कॉन्ग सबसे पहले बताता है कि उसकी 3 कंडीशन होगी, जिसके बाद ही वो वेपन को रिफाइन करने के बारे में सोचेगा, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि उसके डिसाइपल को हेवनली पैलेस का एक आउटर डिसाइपल बनाया जाए, जिसके लिए वो मान जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि हेवनली पैलेस को ही मटेरियल देने पड़ेंगे, लेकिन वो जो मटेरियल्स होंगे वो काफी खास होंगे जिनको कॉन्ग खुद ही खरीदेगा, और उसके लिए हेवनली पैलेस को कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन देने होंगे। लेकिन इसका रेट कुछ ज्यादा ही था क्योंकि एक स्पिरिट रैंक के वेपन को खरीदने के लिए कम से कम 3,000 गोल्ड कॉइन लगते हैं, लेकिन 10,000 काफी ज्यादा हो रहा था। इसीलिए सीजू कॉन्ग से कहती है अपना रेट कम करो, लेकिन कॉन्ग इसके लिए साफ मना कर देता है और बताता है कि अगर सीजू जाके बाहर 3 रैंक के स्पिरिट वेपन को खरीदेगी तो उसकी कीमत कम से कम 5,005 गोल्ड कॉइन लगेगी, और कॉन्ग तो उन्हें वैसे भी सस्ते में दे रहा है, इसीलिए वो इसे और ज्यादा कम नहीं कर सकता है। जिसके बाद सीजू आखिरी पूछते है कि उसकी तीसरी कंडीशन क्या है, जिसपे कॉन्ग बताता है कि उसको उनकी एक डिसेबल के साथ प्यार हो गया है। अगर वो उसकी शादी उसके साथ करवा देते हैं तो फिर वो 3 स्पिरिट रैंक के वेपन्स को ऐसे ही फ्री में दे देगा। वो लोग पूछते हैं भैया किसके साथ प्यार हुआ है आपको, जिसपे कॉन्ग लियान की तरफ इशारा करता है, लेकिन लियान कॉन्ग की शक्ल देख के ही मना कर देती है और पीछे टियान के जाके पीछे छुप जाती है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसको लियान की शादी करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लियान इसके लिए मना कर रही है तो फिर वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर आती है जो कि लियान से कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वैसे भी लियान का टैलेंट इतना हाई नहीं है, अगर वो 3 स्पिरिट रैंक के वेपन के बदले में उसकी शादी करवा देती है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन लियान कॉन्ग से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देती है, जिसे कॉन्ग के सपने पैरों तले रौंद दिए जाते हैं। जिससे कॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती हो, तुम्हें फ्यूचर में कई सारे रिसोर्सेस एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और शायद से मैं फ्यूचर में 3 या फिर 4th लेवल का ब्लैक स्मिथ भी बन सकता हूँ। क्या तुम अभी भी मेरे साथ शादी नहीं करना चाहोगी? लियान इनकार कर देती है और कहती है कि वो अभी हस्बैंड नहीं ढूंढ रही है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसपे कॉन्ग की और से तेज जल जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है अगर मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर टियानजुआन पैलेस के लिए कॉन्ग कोई भी वेपन रिफाइन नहीं करेगा। और तभी सीजू उसे कहती है ऐसी बात है तो फिर दफा हो जाओ, हमें किसी ऐसे की जरूरत नहीं है जो कि एक छोटी सी मेड के रिजेक्ट करने पे इतना ज्यादा बावला हो जाए और हमारे लिए काम करने से इनकार कर दे। हम तुम्हें मास्टर सिर्फ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि थोड़ी सी इज्जत करते हैं और कुछ भी नहीं। जिससे कॉन्ग वहां से जाते हुए कहता है कि टियानजुआन पैलेस इस बात को रिग्रेट करेगा। तभी यूफिंग आगे बढ़ती है और वो लियान से कहती है कि अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो फिर जो तुम अभी कौवा बनी हुई हो तुम फिनिक्स में बदल जाओगी और तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो पा सकती हो। लेकिन टियान बीच में आते हुए कहता है कि लियान हमेशा से ही एक फिनिक्स थी और अगर वो इस बात के लिए डिसएग्री करती है तो इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे वेपन रिफाइन करने की बात आती है तो 3 रैंक स्पिरिट के वेपन्स को मैं भी रिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन सीजू अपने मन के अंदर सोचती है ब्लैक स्मिथ बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भले ही टियान किसी बड़ी कमाल की चीज से टकरा गया हो, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ दिनों में इसे मास्टर नहीं कर सकता है। कॉन्ग टियान से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक कचड़े हो जो कि रिफाइन भी नहीं कर सकते हो और तुम्हारे पास तो ब्लड की भी नहीं थी और तुमने हाल ही में स्पिरिट सेट के खिलाफ जीत हासिल की है, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वेपन को क्राफ्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। टियान उसे कहता है कि अगर मैंने 3 रैंक के स्पिरिट वेपन को रिफाइन कर लिया तो फिर तुम क्या करोगे। जिसपे कॉन्ग टियान से कहता है कि वो स्पिरिट रैंक के वेपन को उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे देगा और अपने हाथों पे चल के पैलेस से बाहर जाएगा। लेकिन अगर टियान वेपन को क्राफ्ट नहीं कर पाता है तो फिर लियान को कॉन्ग के साथ शादी करनी पड़ेगी। कॉन्ग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया और तुम
भले ही मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें मेड की तरह ही ट्रीट करूंगा। लेकिन टियान इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि लियान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं एक शर्त के तौर पर इस्तेमाल करूं। अगर मैं वेपन को क्राफ्ट नहीं कर पाता हूं तो फिर मैं अपने एक हाथ को काट लूंगा। जिसके लिए कॉन्ग भी राजी हो जाता है और कहता है कि बाद में इस बात का पछतावा मत करना। जिसके बाद टियान उन लोगों से कहता है कि उसके लिए मटेरियल्स को रेडी किया जाए। वो जल्दी से जाके स्पिरिट रैंक का वेपन रिफाइन करने वाला है। तभी सेकंड एल्डर यूपिंग टियान से कहते हैं कि जल्दी से मास्टर कॉन्ग से माफी मांगो, तुम कभी भी एक स्पिरिट रैंक के वेपन को रिफाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन टियान सेकंड एल्डर से कहता है कि अगर तुम्हें इस बात की ज्यादा ही चुल मच रही है तो तुम ही लियान की जगह पे शादी उसे क्यों नहीं कर लेती हो। लियान कोई टूल नहीं है जिसको किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। सीजू टियान से कहती है कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें क्राफ्टिंग रूम में लेके चलती हूँ। टियान सीजू से पूछता है कि आपको मेरे अंदर यकीन है, जिसपे सीजू से कहती है बिल्कुल, हम फैमिली हैं। जिसके बाद सिस्टम टियान को बताता है कि उसे रिवॉर्ड के तौर पे इमॉर्टल फ्लेम मिलेगी, जिसका वो इस्तेमाल वेपन को रिफाइन करने और पिल को बनाने के टाइम पे कर सकता है, और साथ ही साथ वो इमॉर्टल फ्लेम का इस्तेमाल अटैक करने के लिए भी कर सकता है, और फ्लेम की मदद से रिफाइनिंग का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद टियान को क्राफ्टिंग रूम के अंदर लाया जाता है और उसे दे दिए जाते हैं सारे मटेरियल। टियान उन लोगों को विश्वास दिलाता है कि वो बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। कॉन्ग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे लेवल के साथ भी इस बात के सिर्फ 50% चांसेस हैं कि मैं एक स्पिरिट रैंक के वेपन को रिफाइन कर सकता हूँ। ये बच्चा तो बिल्कुल फेल होने वाला है। इसके बाद टियान फर्नेस के अंदर सारे मटेरियल्स को डालना शुरू कर देता है और सोचता है कि अगर एक बार फर्नेस ने काम शुरू करना शुरू कर दिया तो फिर टियान को पूरा ध्यान लगाना होगा, वो गलती से भी चूक नहीं सकता है। वहीं पे कॉन्ग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा जरूर बस लंबी लंबी फेंक रहा था, देखते हैं कि ये कितनी देर तक फर्नेस को हैंडल कर सकता है। यूपिंग सीजू से कहती है कि अगर टियान वेपन बनाने में फेल हो गया तो मटेरियल तो जाया होंगे ही, साथ ही में वो लोग कॉन्ग को भी नाराज कर देंगे और बिना अच्छे वेपन के उनके डिसाइपल्स कभी भी रियोन के अंदर नहीं जा पाएंगे। जिसपे सीजू उससे कहती है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। यूपिंग सीजू से कहती है कि अगर टियान फेल हो गया तो वो इसके बारे में इंस्पेक्टर को रिपोर्ट दे देगी, जिससे इंस्पेक्टर ही इन सभी चीजों से निपटेंगे, उन्हें इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। लियान सीजू से कहती है कि वो शादी करने के लिए राजी है, लेकिन टियान को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सीजू टियान से कहती है कि टियान के अंदर भरोसा रखो। हम देखते हैं कि टियान सभी मटेरियल्स को एक ही बार में फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिससे फर्नेस के अंदर एक धमाका होता है। कॉन्ग हंसते हुए कहता है कि सभी मटेरियल्स को एक साथ नहीं डाला जाता है। लेकिन कॉन्ग इस बात को देख के काफी हैरान हो गया था कि टियान एक ही साथ सभी मटेरियल्स को कंट्रोल कर रहा था और वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। ग्रेट एल्डर यूमो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो तो सक्सेसफुल हो ही गया है। यूपिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि सीजू हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी, शायद इसीलिए क्योंकि वो स्पिरिट रैंक के वेपन को क्राफ्ट कर सकता है और उसके पास एक हाई लेवल कल्टीवेशन बेस भी है। हम देखते हैं टियान ने वेपन को लगभग रिफाइन कर ही लिया था और कुछ ही देर में वेपन बनके रेडी होने वाला था। इसके अगले सीन में फर्नेस के अंदर से स्वॉर्ड बाहर निकलती है जो चमचमाते हुए चमक रही थी। इसी के साथ टियान मिशन को भी पूरा कर लेता है और उसे इमॉर्टल फ्लेम मिल जाती है, और इसी के साथ टियान को एक नई स्किल भी मिल जाती है और टियान का जो ब्लैक स्मिथ में प्रोफेसर लेवल था वो भी बढ़ने लगता है। जिसके बाद टियान कॉन्ग से कहता है कि तुम वेपन को चेक क्यों नहीं कर लेते हो कि वो स्पिरिट रैंक का है या नहीं। सीजू जो वेपन को पहले ही चेक कर चुकी थी वो कॉन्ग से कहती है क्या ट्राई करना चाहते हो, लेकिन कॉन्ग उन लोगों से कहता है कि हेवनली पैलेस ने मुझे अपने जाल में फंसाया है, ये दिखा के कि वो लोग वेपन को क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन टियान कहता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, अब चुपचाप से स्पिरिट रैंक के वेपन को यहाँ रखो और अपने हाथों से वापस जाओ। लेकिन कॉन्ग टियान से कहता है कि ये सब कुछ जाल था, तुम लोगों ने जानबूझ के मुझे इसमें फंसाया है। टियान सामने से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे फोर्सफुली कुछ भी ना करते तो बीच में मैं उंगली करता ही नहीं, इसीलिए चुपचाप अपने हाथों पे चल के जाओ और वेपन को यहीं पे छोड़ के जाओ। हेवनली पैलेस के अंदर यहाँ पे सभी लड़कियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आके उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन कॉन्ग अपने हाथों पे चलने से साफ इंकार कर देता है और वेपन देने से भी मना कर देता है। तो फिर सीजू आगे बढ़ते हुए कहती है, तो फिर क्या मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ? तुमने टियान के साथ वादा किया था और तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा। अगर टियान उस वेपन को क्राफ्ट न कर पाता तो फिर उसे अपना हाथ काटना पड़ता, तो फिर तुम कुछ भी ना करते। इसीलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और वेपन को यहीं पे छोड़ के जाओ। इस पे कॉन्ग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं वेपन को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे कई सारे हैं, लेकिन मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा और इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। टियान उसके पिछवाड़े के ऊपर लात मार के उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और कहता है भाग जा, मैं सब कुछ देख लूंगा। यूपिंग टियान से कहती है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। कॉन्ग मून सिटी का जाना माना ब्लैक स्मिथ है, वो अपने साथ यहाँ पे कई सारे लोगों को लेके आ सकता है। टियान उन्हें बताता है कि ये जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर है और वैसे भी वो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल है, इसीलिए पैलेस का उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन यूपिंग टियान से कहते हैं कि तुम भले ही स्पिरिट रैंक के वेपन को रिफाइन कर सकते हो और तुम्हारे स्किल के बीच में गैप ज्यादा नहीं है, लेकिन वो मून सिटी का जाना माना एक ब्लैक
ब्लैक स्मिथ है और उसके पास कई सारे कनेक्शंस होंगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन टियान मटेरियल्स का यूज करते हुए कहता है लेकिन मेरी स्किल उससे ज्यादा है। तुम हमारे स्किल के बीच के अंदर को देख के बता सकती हो और मैं कई सारे वेपन्स को रिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद टियान फर्नेस के पास बैठ जाता है और इमॉर्टल फ्लेम का यूज करने लगता है और जब वो इमॉर्टल फ्लेम को फर्नेस के अंदर डालता है तो जो उसकी एनर्जी थी उसे सभी एल्डर हैरान हो जाती है। सीजू अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टियान के पास इस तरह की खास फ्लेम भी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि टियान ने अपनी फुल पावर को कैंग के सामने दिखाया ही नहीं था। इसके बाद टियान इमॉर्टल फ्लेम का यूज करता है जिसके साथ उसका प्रोफेशनल लेवल भी बढ़ता जा रहा था और टियान इमॉर्टल फ्लेम का यूज करते हुए स्पिरिट रैंक की मिड ग्रेड तक काफी अच्छे वेपन बना लेता है। और जब तीनों एल्डर ने एक साथ कॉन्ग के वेपन और टियान के वेपन को कंपेयर किया तब टियान के वेपन ज्यादा शक्तिशाली और ड्यूरेबल थे, इसीलिए वो सभी टियान से इम्प्रेस हो जाती हैं। यूपिंग वहां से जाते हुए कहते हैं कि अब वो यहाँ से जा सकती है और सारा काम टियान संभाल सकता है। टियान सीजू से कहता है कि वो लगातार वेपन्स को क्राफ्ट करता जाएगा जब तक सभी बहनों के हाथों में एक एक स्वॉर्ड नहीं आ सकती है। और अब देखते हैं कि कौन हेवनली पैलेस को इस तरह से बुली कर सकता है। तभी सिस्टम टियान को बताता है कि सीजू को जो रिक्वेस्ट थी वो वाला मिशन पूरा हो चुका है और सीजू की फेवरेबिलिटी यानी कि एहसानमंदी वो उसमें 10 पॉइंट और जुड़ गए हैं। और जब टियान इस बारे में सोचता है कि इसका मतलब क्या होता है और टियान सीजू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं आंटी का मेरे लिए कौन सा एहसानमंदी वाला रिश्ता होगा। और जब टियान सीजू के ऊपर देखता है तब वहाँ पे फेवर एबिलिटी के 310 पॉइंट थे और टियान अपने मन में सोचता है कि इनका मतलब क्या होगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि अगर 0 पॉइंट है तो फिर अनजान है, 10 पॉइंट है तो फिर जाने माने हैं और जब 100 पॉइंट होते हैं तब अच्छे दोस्त और 200 पॉइंट में प्यार के परिंदे और 300 पॉइंट एक साथ मरने जीने तक का रिश्ता। जिससे टियान काफी खुश हो जाता है कि उसकी आंटी उसे इतना प्यार करती है कि उसके साथ मरने को भी राजी है। इसके बाद टियान इसी तरह से वेपन्स को रिफाइन करता जाता है और सीजू के ऊपर फीवर एबिलिटी के पॉइंट्स चढ़ाता जाता है और इसी तरह से टियान स्पीड रिफाइनमेंट की सेकंड स्टेज पे आ जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सारे मटेरियल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन टियान ने इतनी देर में काफी सारे वेपन्स को बना दिया था और टियान जब भी वेपन को रिफाइन करता तो वो हर बार सक्सेसफुल हो जाता। इसीलिए सीजू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी। टियान अपनी आंटी से कहता है कि आप मेरे ऊपर इतना विश्वास करती हैं तो मैं कैसे फेल हो सकता हूँ कि आपके पास स्पिरिट हर्ब्स होंगे, मैं आपके लिए पिल भी बना सकता हूँ। जिससे सीजू काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक हमें किसी के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीजू टियान को मटेरियल लिस्ट देख के बताती है कि काफी सारे हर्ब्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो किसी को भेज देगी हर्ब्स लाने के लिए। लेकिन टियान अपनी आंटी से कहता है कि वो उनके बदले में चला जाएगा और वैसे भी वो ये देख भी लेगा कि मटेरियल्स अच्छे हैं या नहीं, जिसके लिए सीजू भी मान जाती है। लेकिन वो टियान के साथ 2 डिसाइपल्स को भेज देती है जो टियान के साथ एशियन ड्यून के अंदर जाने वाले हैं, जिसके साथ टियान उनके साथ काफी अच्छा रिश्ता भी बना लेगा क्योंकि वो तीनों काफी लंबे सफर पे एक साथ जाने वाले हैं। हम देखते हैं कि टियान ने उन दोनों के ऊपर भी 35-35 फेवर एबिलिटी के पॉइंट चढ़ा दिए थे। उनमें से पहले डिसाइपल का नाम था किंजू और दूसरी का नाम था आलिंग। टियान उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों बहनों की केयर टेकर में रहने वाला हूँ, मेरा ख्याल रखना। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही इन लोगों ने मुझे स्प्रिट क्लैन के खिलाफ अच्छे से फाइट करते हुए देखा तब इन दोनों ने अपना एटीट्यूड मेरे लिए चेंज कर दिया और मुझसे अच्छे से बात करने लगी। तभी सीजू टियान को एक स्टोरेज रिंग देती है जिसके अंदर कुछ गोल्ड कॉइन और कुछ वेपन थे जो कि टियान ने खुद रिफाइंड किए हैं। जिसके बाद वो तीनों मटेरियल लेने के लिए वहां से निकल जाती हैं। सिस्टम टियान को एक नया मिशन देता है कि उसे मटेरियल मार्केट से खरीद के पैलेस के अंदर लेके आने हैं और रिवॉर्ड के तौर पे उसे लकी ड्रॉ चांस दिया जाएगा। इसी के साथ ही वो पूरे पैलेस के ऊपर फेवर एबिलिटी के 20 पॉइंट चढ़ा देगा। किंजू टियान को बताते हैं कि वो लोग मटेरियल खरीदने के लिए स्काई विंड सिटी जाने वाले हैं जो उनके पास ही सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि कॉन्ग अभी वहाँ किसी बड़ी फैमिली से लेना देना है, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग उससे नहीं टकराएंगे। लेकिन अगर उसने इस बार हमारे लिए फिर से मुसीबत खड़ी की तो मैं उसे इस बार आसानी से नहीं जाने दूंगा। हम लोग देखते हैं जिसके बाद वो तीनों बड़ी आसानी के साथ स्काई विंड सिटी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन टियान जैसे ही सिटी के अंदर एंटर होता है तब वहाँ पे क्राफ्टिंग गॉड क्लैन नाम से एक क्राफ्टिंग फैमिली आती है जो अपना कैरेज लेके सीधा भगाए आ रहे थे और जो भी उनके रास्ते में आता तो वो उन्हें कुचल देते हैं। और क्योंकि क्राफ्टिंग गॉड क्लैन का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था स्काई विंड सिटी के अंदर, इसीलिए नॉर्मल लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे थे। लिंक से हम लोगों को पता चलता है कि उनका एशियन ड्यून के अंदर जाने का चौथा स्लॉट भी है जो उनके साथ ही एशियन ड्यून के अंदर जाने वाले हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि इनका कैरेज भी अपने आप में ही एक स्पिरिट रैंक का वेपन है जिसका ग्रेड इतना हाई तो नहीं है लेकिन डिस्ट्रॉय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी सिस्टम टियान को एक साइड मिशन देता है जो कि होता है कमीने क्राफ्टिंग गॉड क्लैन के डिसाइपल मा लियांग पेंग को हराना। और टियान इसको एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं भी। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेन मिशन से काफी अलग है, मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ
और नहीं भी, लेकिन अगर मैं लक ऑरा का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। और टियान की मुस्कान से हमें साफ पता चल जाता है कि उसने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद वो तीनों स्काई फिनिक्स हॉल के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पे मटेरियल्स मिलने हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अंडर होते के उससे पहले ही उन्हें दरवाजे के पास एक बवाल होते हुए दिखता है, जहाँ पे हम लोग एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो बाहर की तरफ कुछ मटेरियल्स को बेच रहे थे। उससे कुछ लोग मटेरियल खरीदते तो हैं लेकिन लो प्राइस पे देते हैं, जबकि मार्केट प्राइस काफी ज्यादा हाई था। किंगजो टियान को बताती है कि ऐसी चीजें यहाँ पे हर दिन हुआ करती हैं, चलो जल्दी से पैलेस के अंदर चलते हैं। लेकिन तभी सिस्टम टियान को मिशन देता है कि उसे छोटी लिंगयुन को बचाना है। इसीलिए टियान उस मिशन को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और लिंगयुन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग लिंगयुन को देखते हैं जो कि उस आदमी के हाथ के ऊपर काट लेती है, जिससे वो लिंगयुन को नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जिससे लिंगयुन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। टियान उसी टाइम पे आगे बढ़ता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम पहले तो सामान लेते हो, जिसके बाद मार्केट प्राइस से लो के पैसे देते हो और एक छोटी बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहे हो। लेकिन वो बंदा टियान के ऊपर ही अटैक करने वाला था, जिससे लिंगयू टियान को बचाने के लिए सामने आने की कोशिश करती है। उसी टाइम पे टियान एक झापड़ उस बंदे के मुंह के ऊपर मारता है, जिससे उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो नीचे जाके गिरता है। वो बंदा टियान की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? लेकिन टियान आगे से अपनी कल्टीवेटर्स वाली एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुमने बचे हुए सिल्वर अभी नहीं थूके तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा और उन्हें बेच के उन सिल्वर के पैसों को अदा करूंगा। वो बंदा जैसे ही देखता है कि टियान एक कल्टीवेटर है तो वो डर के मारे तुरंत पैसे दे देता है और वहां से भाग जाता है। और टियान इसी तरह से ही मिशन को पूरा कर लेता है और लिंगयुन के ऊपर 100 फेवर एबिलिटी के पॉइंट्स चढ़ा देता है। इसके बाद लिंगयुन टियान को उसकी मदद करने के लिए थोड़े से पैसे देने लगती है और उससे कहती है कि ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसे थोड़े से पैसे अपने भाई के लिए बचा के रखने हैं जो उसे छोटा है। टियान पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है और उससे पूछता है, क्या तुम हमारे साथ मेरे पैलेस को ज्वाइन करना चाहोगी? लिंगयुन उसे कहती है कि मेरा टैलेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन टियान उसे कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकती हो। जिसके बाद टियान किंगजू से पूछता है कि हम लोग इसको अपने साथ लेके चल सकते हैं, ये वहाँ पे एक नए स्टूडेंट की तरह काम शुरू कर सकती है। किंगजू इसके लिए मान जाती है और कहती है कि आप ही वहाँ के यंग मास्टर हैं और वैसे भी एक बच्चे को अपने साथ लेके चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद टियान लिंगयुन से कहता है, देखा तुम हमारे साथ चल सकती हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिंगयुन टियान को बताती है कि वो अपने छोटे भाई को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है। तभी सिस्टम टियान को बताता है कि उसे एक नया मिशन दिया गया है कि वो लिंगयुन के छोटे भाई की भी मदद करे और उसे रिवॉर्ड के तौर पे प्रेस्टीज पॉइंट मिलेंगे। टियान सिस्टम से पूछता है कि अब ये कौन से तरह के पॉइंट हैं, तो सिस्टम टियान को बताता है कि प्रेस्टीज पॉइंट की मदद से टियान का जो लक है वो बढ़ जाएगा और टियान इनका किसी भी जगह पे कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे टियान समझ जाता है कि प्रेस्टीज पॉइंट उसके लिए काफी कीमती है और वो इनका इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकता है, तो वो इसीलिए मिशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद टियान लिंगयुन से कहता है कि तुम अपने भाई को भी हमारे साथ ले चल सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को अंदर जाके कुछ मटेरियल्स खरीदने की जरूरत है। लेकिन लिंगजू वहीं पे खड़ी रहती है और कहती है कि तुम हो के आओ, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। टियान उससे पूछता है ऐसा किस लिए, तो लिंगयुन उसे बताती है कि जो भी लोग झोपड़पट्टी से आते हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन टियान उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम हमारे साथ अंदर आ रही हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं। लेकिन टियान जैसे ही गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है तो जो सामने की तरफ जो गेट कीपर था वो लिंगयुन के चेहरे के ऊपर धक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि झोपड़पट्टी वालों को अंदर जाने की साफ इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जब टियान उस गेट कीपर को घूरते हुए देखता है और कहता है कि वो मेरे साथ है, क्या उसे अंदर ले जाने में कोई दिक्कत है, जिससे वो गेट कीपर काफी डर जाता है और वो जल्दी से जाता है और लिंगयुन को उठा के उसे कहता है कि मेरी गलती की वजह से आप गिर गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद वो गेट कीपर उन दोनों को बड़े प्यार से अंदर लेके जाता है। लिंगयुन फिनिक्स हॉल को अंदर से देख के काफी हैरान हो गई थी, जिसके बाद उसकी नजर एक पिल के ऊपर पड़ती है तो टियान उसे पूछता है कि तुम इसे इतनी गौर से क्यों देख रही हो, तो लिंगयुन उसे बताती है कि उसका भाई पॉइजन हो गया है और उसने सुना है कि डिटॉक्सिफिकेशन पिल खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो इस पिल को खरीदना चाहती थी। टियान उसे कहता है कि हम लोग तुम्हारे घर पे जा सकते हैं और तुम अपने भाई को मुझे दिखाना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लिंगयुन उसे पूछती है क्या सच में तुम ऐसा करोगे, तो टियान उसे कहता है बिल्कुल, हम तुम्हारे घर जरूर चलेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कॉन्ग आता है जो कि लिंगयुन को देखते हुए कहता है कि किसने इस झोपड़पट्टी वाली को अंदर आने दिया। उसी के बगल में टियान खड़ा था जो कि कॉन्ग को देखते कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कॉन्ग टियान से पूछता है कि तुम भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो टियान साफ कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। इसके बाद कॉन्ग वहाँ पे गार्ड्स को बुलवाता है और लिंगयुन का फायदा उठा के उसको बाहर फिकवाने लगता है। टियान गार्ड से पूछता है कि ये कॉमरर कैसे हो सकती है, क्या कोई वजह है।
जिसपे वो गार्ड बताता है कि ये लड़की यहाँ का सबसे सस्ता सामान भी नहीं खरीद सकती है। तो टियान अपनी स्टोरेज रिंग से गोल्ड कॉइन्स को बाहर निकालता है और लिंगियों के हाथों में दे देता है, जिससे वो गार्ड अब कुछ भी नहीं कर सकता था और वो कॉन्ग की तरफ देखने लगता है। लेकिन कॉन्ग अभी भी बेइज्जती करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कितना सोना है, वो अभी भी वही है जो हुआ करती थी। टियान लिंगियों के सर के ऊपर हाथ रखता है और कॉन्ग से कहता है कि कम से कम ये तुमसे तो अच्छी ही है, जो तुम्हारे जैसे महंगे कपड़े नहीं पहनती है और जो अंदर से बीस्ट होते हैं। जिससे कॉन्ग अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो वो पूरे हॉल के ओनर को ही वहाँ पे बुलाने लगता है और तभी वहाँ पे उस हॉल के पूरे ओनर आ जाते हैं, जिसका नाम लियांग था। कॉन्ग उसे कहता है कि इन लोगों को जल्दी से यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा और ना ही तुम्हारे हॉल के लिए कोई भी वेपन क्राफ्ट करूंगा। किंगजो लियांग से कहती है कि हम लोग हेवनली पैलेस की तरफ से आए हैं और हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ही आए हैं, और अगर हम अपने साथ किसी को ले आते हैं तो इसमें क्या ही बुराई है। जिसपे लियांग उन लोगों से कहता है कि हाँ, जब तक यहाँ पे बिजनेस होता है तो कोई भी अंदर आ सकता है। लेकिन कॉन्ग लियांग से कहता है, उसी टाइम पे कॉन्ग लियांग से कहता है कि अगर ये यहाँ पे रुकेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर कॉन्ग यहाँ से चला जाता है तो इसे मुझे ही ज्यादा नुकसान होगा और वहीं पे हेवनली पैलेस मुझे इतना ज्यादा फायदा नहीं देगा। इसीलिए लियांग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसपे किंगजो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन टियान उसे रोक देता है और कहता है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे भी इस जगह से कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। जिसके बाद टियान वहाँ से जाते हुए लियांग से कहता है कि तुमने जो चॉइस की है इस पे तुम्हें पछतावा होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। वहीं पे कॉन्ग उसे कहता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ से चले जाओ। लिंगयुन टियान से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी सारी बेइज्जती सहने पड़ी और उन्हें वेपन भी नहीं मिले। लेकिन टियान उसे समझाता है कि उसका कॉन्ग से साथ पुराना ही रिश्ता था, इसीलिए उसकी वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। जिसके बाद वो लोग स्काई रेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि टियान को बदला लेना था। स्काई रेन हॉल वाले उन्हें वेलकम करते हैं और टियान उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे वेपन्स को बेचने के लिए आया हूँ, क्या तुम लोगों को मेरे वेपन के अंदर इंटरेस्ट है? और ये स्पिरिट रैंक के वेपन्स हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि वो स्काई रेन हॉल का इस्तेमाल करेगा स्काई फिनिक्स हॉल को बर्बाद करने के लिए। वहाँ की सर्वेंट टियान को बाहर इंतजार करने को कहती है। जिसके बाद वो हॉल के अंदर चली जाती है हॉल के मास्टर को बुलाने के लिए, और हॉल की मास्टर का नाम था जी यू वेई। सिस्टम टियान को बताता है कि उसे एक नया मिशन मिला है कि टियान को स्काई रेन हॉल की मदद करनी है ताकि वो स्काई फिनिक्स हॉल को सरपास कर सके, और इसे रिवॉर्ड के तौर पे जी के ऊपर 100 फेवर एबिलिटी के पॉइंट मिलेंगे और बाकी 10 उसे प्रेस्टीज पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद वहाँ पे जी आती है जो कि अपने बारे में बताती है, लेकिन जब वो टियान को उन सभी शॉट्स के बीच में खड़ा देखती है जिसको उसने खुद रिफाइन किया था, तो वो काफी हैरान हो जाती है कि टियान जैसा कम उम्र का बालक भी इस तरह की शॉट्स को रिफाइन कर सकता है जिनका ग्रेड स्पिरिट है और वो मीडियम ग्रेड की है। इसीलिए जी अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर वो टियान के साथ काम करती है तो उसको काफी फायदा होगा। इसके बाद जी टियान से पूछती है क्या वो इन सभी शॉट को उसे बेचने वाला है। टियान उसे कहता है कि हाँ, मैं इन सभी शॉट को तुम्हें ही बेचने वाला हूँ, और जैसा कि तुम देख सकती हो कि इनको मैंने ही क्राफ्ट किया है, और अगर तुम मुझे इसी तरह से मटेरियल्स देती रहती हो तो मैं इस तरह की कई सारी शॉट्स को क्राफ्ट कर सकता हूँ तुम्हारे बेचने के लिए। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें शॉट्स का प्राइस स्काई फिनिक्स हॉल वालों से कम रखना होगा। जी टियान से पूछती है क्या तुम्हारा उनसे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या, जो तुम उनके साथ बदला लेना चाहते हो। जिस पे टियान कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं। जी कहती है बिल्कुल, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिसके बाद टियान उन दोनों सीनियर सिस्टर्स को लिंग युआन के भाई को वहाँ पे लाने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम लोग स्काई फिनिक्स हॉल को देखते हैं जहाँ पे कॉन्ग कह रहा था कि टियान की हिम्मत कैसे हुई उसे पंगा लेने की। वो इस बात को मेक श्योर करेगा कि टियान यहाँ से कुछ भी न खरीद सके, और लियांग उसके तलवे चाट रहा था। तभी वहाँ पे उनका सर्वेंट भागते हुए आता है जो कि बताता है कि स्काई रेन हॉल वहाँ पे स्पिरिट रैंक और मीडियम ग्रेड की शॉर्ट्स को आधे दाम पे बेच रहा है उनके हॉल के मुकाबले में। जिससे लियांग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई भी इस तरह के महंगे वेपन को इतने सस्ते में कैसे बेच सकता है। जिसपे वो सर्वेंट उन्हें बताता है कि ये उनके सेलर का आइडिया हो सकता है। लियांग उसे पूछता है कि उनका सेलर कौन होगा जो अपने वेपन्स को इस तरह के सस्ते दामों पे बेचेगा। जिसपे वो सर्वेंट उन्हें बताता है कि वो बंदा वही है जिसको हमने यहाँ से भगा दिया था। जिससे लियांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हेवनली पैलेस के पास तो खुद के इस्तेमाल करने के लिए शॉर्ट्स है नहीं, वो लोग बेचेंगे कहाँ से। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कुछ तो मिस कर दिया है। जिसके बाद लियांग अपने सर्वेंट से कहता है कि वो लोग जल्द ही अपना स्टॉक खत्म कर देंगे, इसीलिए वो और सर्वेंट को भेजता है कि वो जाके स्काई रेन पैलेस से वहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स हैं उन सभी को खत्म कर लें और खरीद लें। जिसके बाद वो लोग जाते हैं और स्काई रेन हॉल के वहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स और वेपन थे उन सभी को खरीद लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग खरीदते हैं तो वो लोग और निकाल लेते हैं और उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वो लोग जितनी भी बार उन्हें खरीदते वो लोग बेचते और नए निकाल लेते हैं। जिसके बाद हम लोग स्काई रेन हॉल को देखते हैं जहाँ पे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि फ्री में सामान कोई क्यों नहीं लेगा और सस्ते में तो
सब कोई खरीदेगा, जिससे जी काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और वो टियान की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो चाहिए था वो मिलने वाला है। जिसके बाद जी टियान की तरफ देखते हुए सोचती है कि अगर कोई एवरेज ब्लैक स्मिथ होता तो वो कई बार फेल हो जाता शॉर्ट को सही से क्राफ्ट करने में, लेकिन टियान के मामले में वो एक भी बार फेल नहीं हुआ है और उसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई है। हम देखते हैं कि टियान वहाँ पे एक साथ कई सारे वेपन्स को रिफाइन करके क्राफ्ट कर रहा था और टियान इसी तरह से कई सारे वेपन्स को एक साथ रिफाइन करते हुए ब्लैक स्मिथ की मास्टरी के लेवल को अचीव कर लेता है, जिससे टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो इमीडिएट रैंक के लेवल पे पहुंच गया है, जिससे वो जितने भी नॉर्मल वेपन्स है उनको बिना किसी दिक्कत के रिफाइन कर सकता है और उन्हें क्राफ्ट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो उसके सक्सेस होने के रेट धीरे धीरे घटते जाएंगे। जिसके बाद हम लोग स्काई रेन हॉल के पवेलियन को देखते हैं जहाँ पे लिंग युआन अपने छोटे भाई को ले आई थी और वो टियान से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो उसके भाई को बचा ले। टियान उसे कहता है, धीरज रखो, मैं उसको देखता हूँ फिर बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। और जब टियान उसके छोटे भाई की कंडीशन को देखता है तब वो समझ जाता है कि ब्लड और वेनम दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं और वो मेरिडियंस के अंदर घूम रहे हैं। और साथ ही में पाई को देख के ऐसा लगता है कि इसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। हम लोग देखते हैं कि लिंगयुन के छोटे भाई को होश आ जाता है और वो लिंगयुन से कहता है कि हम दोनों एक साथ वहाँ पे जरूर जाएंगे जहाँ पे रिवर किनारे फ्रूट्स मिलते हैं और हम लोगों ने एक साथ खाएंगे। लिंगयुन उसे कहते हैं कि तुम पहले ठीक हो जाओ फिर हम दोनों एक साथ वहाँ पे जाएंगे। इसके बाद वो रोते हुए टियान की तरफ देखने लगती है। इसके बाद टियान अपनी इमोर्टल फ्लेम को यूज करते हुए लिंगयुन से कहता है कि यहाँ पे पिल होती है जो कि वेनम को हटा सकती है, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे एक तरीका ऐसा भी होता है जो पॉइजन को जल्दी से हटा सकता है। लिंगयुन अपने मन के अंदर सोचती है, ये तो वही फ्लेम है जिसका इस्तेमाल करते हुए टियान वेपन्स को क्राफ्ट करता है, क्या ये इसका इस्तेमाल मेरे भाई को पॉइजन के हटाने के लिए करेगा। जिसके बाद टियान अपने इमोर्टल फ्लेम का यूज करता है, इसके साथ वो लिंगयुन के छोटे भाई के पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं टियान की फ्लेम बड़ी आसानी के साथ उसके छोटे भाई के पॉइजन को रिमूव कर देती है। इसके बाद उसके छोटे भाई को आसानी के साथ होश भी आ जाता है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है, अच्छा हुआ जहर ज्यादा जहरीला नहीं था, नहीं तो इसका भाई काफी टाइम पहले ही मर चुका होता। जिसके बाद लिंगयुन आगे बढ़ के अपने घुटनों पर बैठ के टियान को शुक्रिया करने लगती है, लेकिन टियान उसे रोक देता है और कहता है कि वो बस वही कर रहा है जो वो कर सकता है और टियान को उसका रिवॉर्ड भी दे दिया जाता है। जी अपने मन के अंदर सोचते है कि टियान जिस तरह से अपनी फ्लेम्स को यूज करता है उसका कंट्रोल देख के इस बात का पक्का है कि टियान एक अल्केमिस्ट भी है। जिसके बाद टियान जी से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा रूम देते हैं और जी उसकी बात को मान जाते हैं। जिसके बाद टियान अपने सिस्टम को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि एडवांस रैंक स्पिरिट वेपन बनाने के जो सक्सेस रेट था वो 5% बढ़ गया है टियान के प्रेस्टीज पॉइंट की वजह से। इसीलिए टियान अपने मन के अंदर